स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नोट्स ऑफ द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के नोट्स हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखो, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट नोट्स होने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, लाइन बाय लाइन कंप्लीट एनसीईआरटी है इसके अंदर नोट्स के फॉर्म में, ताकि आप लोगों को अगर एंड मोमेंट पे रिवीजन करनी है, अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर करनी है, तो आपको इन नोट्स को प्रेफर करना चाहिए। आपके सीनियर, आपके सुपर सीनियर, आपके उनके सीनियर, इन सभी के लिए मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किए थे और सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुई थी। अगर आप वो बच्चे हो जिनका अभी सिर्फ 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बिकॉज आप 20% से अपना सिलेबस 90% तक कवर कर सकते हो इन नोट्स के जरिए। ठीक है, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से पहले, वो सभी चैप्टर्स अपलोडेड है मेरे चैनल पर रिसेंटली। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर जरूर देखिए। आप लोगों को सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, और जो चैप्टर्स रह गए हैं वो इन फ्यूचर, यानी कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल आपको उस चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी जो रह गए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन करने में लेट नहीं होंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स कैसे काम आते हैं हम इंसानों के वेलफेयर के लिए, हमारी भलाई के लिए। माइक्रोब्स को दो जगह पर यूज किया जा रहा है, एक तो हाउस होल्ड में यूज किया जा रहा है घर में, और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन किसी ना किसी चीज के फॉर्मेशन के लिए। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाला है। मैं इसके अंदर आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरह से इन नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से आप इन नोट्स को पढ़ सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस चीज पर ध्यान देंगे। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं कई वीडियोस इस चैप्टर की, आप उसे जाकर के पढ़ो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाइए। लेकिन अगर आपको नोट्स देखने हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूँ, देखो दो एप्लीकेशन है, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर मैं घर की बात करूँ, घर में कैसे कैसे यूज होता है, एक तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, जो दूध में प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है दूध को कर्ड में कन्वर्ट करने के। काम क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, कोएगुलेट करता है। ठीक है, कुछ एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से कोएगुलेट होता है और डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को। जब आप दही जमाते हो, कैसे दही जमाते हो, दूध है, दूध के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आप कर्ड ऐड कर देते हो। ठीक है, और वो कर्ड क्या करता है, एक इनोक्यूलम, एक इनिशिएटिव पॉइंट का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो आगे जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से ये गुड बैक्टीरियाज हैं, इसीलिए इसको हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। ये इनहैंस करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ठीक है, और ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये इसका इंपॉर्टेंस वाला पार्ट है। दूसरा, हाउस होल्ड में और कहाँ यूज होता है, इस चैप्टर से जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस चैप्टर से आ सकते हैं। फर्मेंटेशन में आप इडली खाते हो, इडली के अंदर यूज होता है। ब्रेड को जब हम खाते हैं, ब्रेड कैसा होता है, एक तरीके से फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि पफ्ड वाला प्रोडक्ट है। तो जो डो बनता है ब्रेड्स को बनाने के लिए, वो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस क्रिविसिए। ये एक लाइन का 1 मार्क का क्वेश्चन है कि हम कौन सी ईस्ट को यूज करते हैं जिसे हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं। तो सैक्रोमाइसिस क्रिविसिए इज यूज्ड इन मेकिंग द ब्रेड्स। उसके बाद चीज मेकिंग में एक दूसरी बैक्टीरियम की स्पीशीज आ जाती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको स्विस चीज में हम यूज करते हैं। रॉकफोर्ड चीज के बारे में आपने सुना होगा, इट इज राइपेंड बाय ग्रोइंग सर्टेन फंजाई ऑन देम टू गिव देम देयर स्पेसिफिक फ्लेवर। तो आप जो खा रहे हो ना, वो फंजाई से आपको फ्लेवर मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है हर माइक्रोब बुरा है, कई ऐसे माइक्रोब हैं जो गुड माइक्रोब भी होते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं अपने
फायदे के लिए। अब मैं बात करती हूँ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की। आपने सुन लिया हाउस होल्ड में क्या होता है, इंडस्ट्रियल में माइक्रोब्स को एक बड़े वेसल्स में ग्रो किया जाता है। उन बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े वेसल्स का नाम है फर्मेंटर, जिसके अंदर फर्मेंटेशन होती है। ये आप देख रहे हो, ये सभी फर्मेंटर्स हैं, इसके अंदर फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन का मतलब इसके अंदर सारी की सारी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है उस माइक्रोब को, जिसमें वो ग्रो हो सकता है, और वो माइक्रोब फिर मल्टीप्लाई करके आपको वो प्रोडक्ट देता है जो आपको चाहिए। ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट विल गिव यू द प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक तरीके से रिएक्शन आप याद रखेंगे। तो फर्मेंटेड बिवरेजेस कौन सी होती हैं, देखो बहुत सारी चीजें बनती हैं। हम कुछ बिवरेजेस बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, एंजाइम्स बना सकते हैं, और काफी सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं इन माइक्रोब्स के जरिए बाय डूइंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेड बिवरेजेस कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ब्रूअर्स ईस्ट ब्रेड मेकिंग के साथ साथ वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सबको बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर हम इन्हें फर्मेंट करेंगे ब्रॉथ को डिस्टिल्ड फॉर्म में, तो ब्रांडी और रम को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हमें वाइन बनानी है तो हम उसे डिस्टिलेशन ना करके रॉ तरीके से ही यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करूं तो पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सबसे पहले यूज होने वाली एंटीबायोटिक थी, सबसे पहले डिस्कवर की गई एंटीबायोटिक थी। ठीक है, तो कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट जो दवाई बनाई जाती है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। ठीक है, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, उसने बाय चांस ही डिस्कवर कर दिया था जब वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। ही डिस्कवर्ड दैट ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस सीजेस इन द कल्चर प्लेट्स वेयर पेनिसिलियम नोटाटम वाज ग्रोन। इसका मतलब क्या है, एक प्लेट थी, ठीक है, उस प्लेट पे क्या प्रेजेंट था, पेनिसिलियम नोटाटम, यहां पर समझ लो प्रेजेंट है। तो जब उन्होंने इसके ऊपर स्टेफाइलोकोकस को ग्रो किया तो स्टेफाइलोकोकस यहां तो ग्रो कर गया लेकिन यहां पर ग्रो नहीं कर पाया। इसका मतलब यहां पर उसकी ग्रोथ को कोई रोक रहा है, वो है हमारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, लेटर ऑन यहाँ पर पता चला कि भाई एंटीबायोटिक की वजह से ही जो है ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय चेन एंड फ्लोरी। कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम, कुछ बायोएक्टिव एजेंट्स जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। फंगस एस्परजिलस नाइगर, इसका काम है सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में। तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में कौन यूज होता है, एस्परजिलस नाइगर। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड, नाम से बता रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोtulicum, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। ईस्ट सैक्रोमाइसिस क्रिविसे, इथेनॉल के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम के लिए, जो कि यूज किया जाता है क्लॉट को रिमूव करने के लिए। अगर किसी भी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाएगा एंजाइम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम साइक्लोस्पोरिन ए नाम का प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा, जिसको हम एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, स्टेटिन्स हैं ये, दे लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये टेबल आपको रटा हुआ होना चाहिए, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क वाले। ठीक है, दूसरा हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे देख लिया, हमने हाउस होल्ड लेवल पे देख लिया। अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज है, आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में सुना है, एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में पढ़ा है। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, किसी भी अगर ये नदी में कहीं पर प्रेजेंट है तो वहां के माइक्रोब्स को खा जाता है, बैक्टीरिया को खा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस विच इज ईटिंग द बैक्टीरिया। तो ये वायरस बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खाकर उस पानी को साफ करता है। तो इसी तरीके से कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में और बायोगैस प्रोडक्शन के यूज आते हैं। नाउ सीवेज ट्रीटमेंट की बात करूं तो सीवेज बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। इसके अंदर काफी सारे माइक्रोब होते हैं जो कि पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। तो सीवेज डिस्पोजल कहाँ पर उसे हम डिस्पोज करें, कहाँ पर उसे हम लेकर के जाएं कि भाई जहां से लोगों को इन्फेक्शन ना हो, कहाँ डंप करें उसे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप डायरेक्टली उसे किसी नदी में डाल दो, कहीं डाल दो। तो इसीलिए उसको पहले ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब जो होते हैं वो सीवेज में प्रेजेंट हैं।
ठीक है, और उसको हम यूज कर सकते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट कैसे होता है? दो तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है तो उसके अंदर फिजिकली रिमूव किए जाते हैं पार्टिकल, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जहाँ नीचे आकर हर चीज हैवी मटेरियल नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, और फिल्ट्रेशन फिर उसको किसी न किसी मेम्ब्रेन के थ्रू उसे हम फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन किया जाता है ताकि जो तैरती हुई डेब्रिस है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाए। फिर सेडिमेंटेशन किया जाता है ताकि नीचे सेटल डाउन हो जाए स्लज के फॉर्म में, और जो सुपरनेटेंट है वो ऊपर रह जाए, उसे हम हटा सकें। इफ्लुएंट को फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लाया जाता है। तो तीन है यहाँ पर, क्या है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या क्या हुआ है भाई? स्लज बना है जो नीचे सेटल डाउन हो गया, और ऊपर सुपरनेटेंट है। सुपरनेटेंट को हमने हटा दिया। सुपरनेटेंट क्या है? इफ्लुएंट। ये इफ्लुएंट को आगे हम लेकर के गए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ? इसी इफ्लुएंट को एक एरेशन टैंक में से पास किया गया, फिर कांस्टेंट एजिटेशन की गई, एयर पंप किया गया इसके अंदर, और विगरस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिली, फ्लॉक फॉर्मेशन। ये सारा का सारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया, और फिर डिक्रीज इन बीओडी क्या है? बीओडी है जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट। बैक्टीरिया इफ्लुएंट में प्रेजेंट सारे के सारे मैटर को खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो गया तो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन के लिए रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगी, पोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ एक चीज बोली थी, फ्लॉक फॉर्मेशन। देन व्हाट इज फ्लॉक? फ्लॉक क्या होता है? बैक्टीरिया प्लस कुछ फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट्स और बैक्टीरिया मिलकर के फ्लॉक बनाते हैं। तो जब बीओडी एंड हेंस पोल्यूशन इज रिड्यूस, जब ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई और आपका पोल्यूशन भी कम हो गया, तब इफ्लुएंट को पास किया जाता है एक सेटलिंग टैंक में, जहां पर उस फ्लॉक को सेटल डाउन करके एक्टिवेटेड स्लज बनाया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज क्या है? इट इज अ स्मॉल पार्ट विच इज पंप्ड बैक टू एरेशन टैंक। जहां से आया था वहीं वापस भेज दिया गया, जहां पर उसको फ्लॉक की तरह ट्रीट किया जाएगा नेक्स्ट साइकिल के लिए, और बचा हुआ पार्ट पंप किया जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, क्योंकि एरोबिक वाले तो यहाँ पर यूज हो गए हैं। एरोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या करेंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया को एक्ट करवाएंगे टू एक्टिवेट द स्लज टू प्रोड्यूस बायोगैस। अब पता चला कि पहले ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट में स्लज बना, इफ्लुएंट बना, इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक लाए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि हमने फ्लॉक फॉर्मेशन किया। फ्लॉक के बाद वापस उसे लेकर के गए और वापस हमने स्लज के फॉर्म में उसे यूज किया, एक्टिवेटेड स्लज के फॉर्म में, ताकि हम उससे बायोगैस, मीथेन वगैरह बनवा सके। द इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज, क्योंकि अब उस इफ्लुएंट में ना ही कोई माइक्रोब है, कोई भी तरीके का फंगस, बैक्टीरिया, कुछ नहीं, क्योंकि वो आप पहले ही प्रोसेसिंग के थ्रू निकाल चुके हो। ठीक है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं काफी सारी गैसेस ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट। किस सबस्ट्रेट को यूज करके वो ग्रो कर रहे हैं और किस टाइप के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इस पर डिपेंड करता है कि किस गैस को वो प्रोड्यूस करेंगे। आपने बायोगैस प्लांट के बारे में सुना होगा, आपने मिथेनोबैक्टीरियम के बारे में सुना होगा, जो मिथेन गैस कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मिथेनोजेंस वो होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिथेन को प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विथ CO2 एंड H2 आयंस। तो एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, जिसे आप गोबर कहते हो, इट इज वेरी रिच इन मिथेनोजेन, और उसी की मदद से बायोगैस बनती है। इसीलिए हम जो इस गैस को, मिथेन गैस को, गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस बनने का एक प्लांट है, जैसे उसमें फर्मेंटर था फर्मेंटेशन के लिए, यहाँ पर बायोगैस का प्लांट है। कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस प्लांट, ये कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। बायोगैस प्लांट के बारे में लिखना, उसका डायग्राम बनाना। तो यहाँ से आप डंग और वाटर डालते हो, डालने के बाद यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा, स्लज इस एरिया से निकल जाएगा, गैस यहाँ पर होल्ड होके रखती है, और यहाँ से आपकी गैस प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है कि हर एक चीज का क्या काम है, मैंने हाईलाइट भी किया है। कंक्रीट टैंक क्या है? यहाँ पर डंक को फेड किया जाता है। फ्लोटिंग कवर क्या है? स्लरी के ऊपर रखा जाता है, ताकि गैस जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे ये ऊपर जाता जाए। आउटलेट क्या है? पाइप है ये जो कनेक्ट कर रहा है। पाइप क्या है? सप्लाई करता है बायोगैस को नियर बाय हाउसेज में। ये रहा आपका पाइप, ये वाला एरिया। ठीक है, आउटलेट क्या है? जहां से स्लरी जो भी बनेगी वो
यूज़ की जा सकती है एज ए फर्टिलाइज़र, तो उसको हम यहाँ से ले लेते हैं। बायोगैस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट और 2 कमीशंस इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है बायोगैस की टेक्नोलॉजी के लिए। IARI, इनके ऊपर शॉर्ट फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बन जाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे IARI और KVCI के बारे में। माइक्रोब्स को हम एज अ बायो, आपको पता है ना, हम काफ़ी सारी ऐसी जगहों पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स को छोड़ देते हैं जो, जैसे कुछ हम अगर हमें कुछ BT कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में आगे आपको बताती हूँ। दैट केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल। केमिकल वाले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड काफ़ी हार्मफुल हैं बिकॉज दे किल द यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स। क्लियर? दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए टॉक्सिक हैं अगर हम ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, बायोलॉजिकल तरीके से पेस्ट्स को हटाया जाता है। कैसे? कि भाई अगर तुम्हें पता है कि किस पर्टिकुलर, जैसे बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली चूहे को खाती है, तो ये प्रीडेटर हो गई, चूहा प्रे हो गया, ठीक है। तो अगर हमें चूहे की तादाद कहीं पर ख़त्म करनी है तो हम क्या करेंगे, बिल्ली ले आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो वही है यहाँ पर कि भाई हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी लाइफ साइकिल को देखते हुए एक ऐसा पैटर्न लाते हैं फीडिंग का और हैबिटेट का, जहाँ पर हमें ये पता चले कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से हम प्रेडेटर और प्रे की रिलेशनशिप का यूज़ कर सकते हैं। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, इनको यूज़ किया जाता है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटोज। क्लियर? अगर कहीं पे ज़्यादा एफिड्स हैं, मस्कीटोज हैं, तो लेडी बर्ड या फिर ड्रैगन फ्लाइज को छोड़ दो आप, वो उसको खा जाएंगे और वहाँ से मस्कीटो जो है वो हट जाएंगे। माइक्रोब्स को हम सेम मैनर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई को यूज़ किया वैसे ही माइक्रोब को यूज़ कर सकते हैं। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, BT, इट इज़ यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है। कैटरपिलर्स को ग्रो होने से रोकता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया क्या होता है, इसको सैशम भी अवेलेबल कराया गया है, ठीक है, ड्राइड स्पोर में भी अवेलेबल कराया गया है, ताकि अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर कैटरपिलर लग रहा है तो हम इसे स्प्रे कर सके और वो कैटरपिलर उस पर्टिकुलर क्रॉप पर नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखेंगे। ट्राइकोडर्मा आपको पता होगा, ये रूट्स में रहता है प्लांट्स की और बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, प्लांट के पैथोजन को यहाँ ग्रो नहीं होने देता है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर किलिंग द लार्वा एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट्स। कॉटन प्लांट विद बीटी जीन इनकॉर्पोरेटेड इज नोन एज बीटी कॉटन। इसके बारे में आपने बायोटेक में भी आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये पर्टिकुलर सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो कंट्रोल एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यूजफुल insects are required to be conserved under IPM. What is IPM? It is a question, 1 mark question, Integrated Pest Management Program. अब देखो ये जो चैप्टर है ना, इट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोब्स एंड देयर वेलफेयर इन ह्यूमन लाइफ। क्लियर? तो आपने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली, हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री में, एज अ सीवेज ट्रीटमेंट, एज अ पेस्ट कंट्रोल एजेंट, नाउ एज अ बायो फर्टिलाइजर भी आप पढ़ सकते हो। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरह भी हम यहाँ पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें पॉल्यूशन को कम करने के लिए। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। आपको पता है ना, सॉइल को और उपजाऊ और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं जिन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर राइजोबियम। ठीक है, दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर बाय लिविंग इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ना ही ये प्लांट को हानि पहुँचाते हैं, लॉस करते हैं, ना ही ये कहीं इनको लॉस हो रहा होता है। तो एक तरीके से एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरह रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरह रहते हैं विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज राइजोबियम। दीज बैक्टीरिया फिक्स, अब आपने साइनोबैक्टीरिया की बात सुनी होगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कभी भी प्लांट यूज नहीं करते, उसको फिक्स करना पड़ता है। तो साइनोबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल के अंदर। कुछ फंजाई हैं जो कि जैसे माइकोरहाइजा हो गया, ये क्या करता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और अब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को ताकि उसे प्लांट तक पहुंचा सके। तो क्या ये सारी चीज़ें एज अ बायो फर्टिलाइजर नहीं यूज़ हो रही हैं? क्या ये सॉइल के और अच्छी चीज़ के लिए नहीं यूज़ हो रही ताकि सॉइल की इन्हांसमेंट हो जाए, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए? तो इस तरीके से हम माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर
यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, साइनोबैक्टीरिया सच एज नॉस्टॉक, एनाबेना एटसेट्रा ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर स्पेशली इन पैडी फील्ड्स। तो आई होप आप लोगों को ये नोट्स हेल्प करेंगी। आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कल जो है आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सको या फिर कंप्लीट वीडियो को देख सको। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करते रहो, और ध्यान रखना एक चीज़ का कि मार्क्स के तरीके से आप लोग पढ़ोगे कि कितने मार्क्स कौन से टॉपिक से बन सकते हैं, उस तरीके से आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।